जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, यहाँ से शुरू करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? भूमिका, संवैधानिक प्रावधान, संगठनात्मक प्रावधान, नीतिगत विधान से संबंधित प्रावधान, प्रजाति संरक्षण आधारित कार्यक्रम, कुछ पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरणीय पुरस्कार, अन्य। ये चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A राज्यों को ये निर्देश देता है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा करें, उनमें सुधार करने का प्रयास करें, वन में रहने वाले वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करें। आर्टिकल 48A और DPS भी, ठीक है। अनुच्छेद 51A, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी होगी, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है जी। सेवन फंडामेंटल ड्यूटी। संगठनात्मक प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा और वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारा करने के लिए की गई। इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का परिवर्तन तथा किसी व्यक्ति और संपत्ति के होने वाले नुकसान के लिए राहत एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे संबंधित या इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामले शामिल हैं। इसके गठन का मूल उद्देश्य उच्चतम न्यायालय पर से मुकदमों के भार को कम करना है। अधिकरण न्यायाधिकरण को आवेदन या अपील के दाखिल करने के बाद 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने या उसका प्रयास करने के लिए अधिदेशित किया गया है। मतलब कोई भी मामला अगर अधिकरण के पास आ जाता है, ट्रिब्यूनल के पास आ जाता है, तो ट्रिब्यूनल 6 महीने के भीतर उस मामले का निपटान करेगी। इसलिए अधिकरण की स्थापना की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, टाइम लग रहा है। संरचना क्या होगी इसके अधिकरण की, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की? इसकी मुख्य खंडपीठ नई दिल्ली में है। इसकी 4 अक्षेत्रीय खंडपीठ हैं, 4। पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र में पुणे, मध्य क्षेत्र में भोपाल, दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई। प्रत्येक पीठ के पास एक विशेष भौगोलिक अधिकार है जो उसे क्षेत्र के राज्यों को समाहित करता है। इसमें सर्किट पीठ के लिए भी प्रावधान किया गया है, जैसे दक्षिण क्षेत्र की पीठ जो चेन्नई में स्थित है, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसी अन्य जगहों पर भी बैठक करने का निर्वाह कर सकती है। दिस इज कॉल्ड सर्किट पीठ। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायिक सदस्यों में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक पीठ कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य से मिलकर बनेगा। विशेषज्ञ सदस्यों के पास पर्यावरण वन संरक्षण से संबंधित विषयों के क्षेत्र में व्यावसायिक योग्यता तथा न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियां क्या हैं? पर्यावरण मुद्दों पर विवादों से संबंधित दीवानी मामले में सुनवाई करने की शक्तियां जो राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 की सूची 1 में सूचीबद्ध हैं। दीवानी मामले, व्हाट आर दीवानी मामले? सिविल मामले, ठीक है, जो जमीन से रिलेटेड वगैरह होते हैं, सिविल मामले वो होते हैं, उनकी सुनवाई करने के पास इसकी शक्तियां होती हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अकॉर्डिंग भी इसको शक्तियां प्राप्त हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकार अधिनियम 1977 के अकॉर्डिंग भी इसको शक्तियां प्राप्त हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002, इनके अकॉर्डिंग इसको क्या है, शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास पास वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और राज्यों के द्वारा लागू किए गए वनों के संरक्षण आदि से जुड़े विभिन्न संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई करने की शक्ति नहीं है। मतलब जो कानून राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, उन राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनसे जुड़ा कुछ भी हो, उनसे रिलेटेड इसके पास कोई शक्ति नहीं, ठीक है। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, ठीक है। यही तो है ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी द्वारा अपनाए गए न्याय के सिद्धांत। कौन कौन से न्याय के सिद्धांत? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से मार्गदर्शित होगा। प्राकृतिक न्याय यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्थापित साक्ष्य नियमों को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। एनजीटी आदेशों निर्णयों को लागू करते समय निवारक सिद्धांत कौन से? हानि अपराध से पहले ही रोकना, संधारणीय विकास का सिद्धांत तथा प्रदूषणकर्ता भुगतान का सिद्धांत लागू करेगा। जो प्रदूषण करेगा वही भुगतान करेगा, ठीक है।
इसलिए इस डबल बर्निंग के केसेस जो आ रहे हैं इनके ऊपर छापेमारी हो रही है, जुर्माना वगैरह लाए जा रहे हैं। पुनर्विचार और अपील कहाँ होगी? अगर ये मान लो कोई ऐसा आदेश पारित कर देती है जिसके खिलाफ अपील करने की हो, तो एनजीटी के नियमों के अंतर्गत एनजीटी के फैसले आदेश पर पुनर्विचार की मांग करने का प्रावधान है। 90 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 3 संस्थाओं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना जैव विविधता संरक्षण के लिए की गई। मतलब राज्य लेवल पर राज्य जैव विविधता बोर्ड है, राज्य लेवल पर, ठीक है। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, प्राधिकरण से नीचे बोर्ड है, बोर्ड से नीचे समिति है, ठीक है। उद्देश्य जैव संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होगा। भारत सरकार के लिए सहायक, नियामक और सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना, यह भारत सरकार को सलाह देगी। राज्य जैव विविधता बोर्ड क्या है? स्टेट लेवल पर, यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अधीन कार्य करते हुए जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न फायदे का न्याय संगत विभाजन करता है। यह उपयुक्त मामले में राज्य सरकार को परामर्श देता है। जैव विविधता प्रबंधन समितियां क्या, इसे स्थानीय स्तर पर स्थापित किया गया है। इसके निम्न उद्देश्य हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत उपयोग को बढ़ावा देना, पर्यावासों का संरक्षण करना, जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को लिपिबद्ध करना, वाणिज्य एवं शोध कार्य के लिए जैव संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की पहुंच को विनियमित करना, जैव संसाधनों के वाणिज्य उपयोग से संबंधित लाभ का बंटवारा, विरासत स्थल, पवित्र वन एवं पवित्र जलीय निकायों का प्रबंधन करना, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पादप एवं जंतुओं के पारंपरिक नस्लों का संरक्षण करना, जैव विविधता के प्रति शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना, ये बताया गया। पर्यावासों का संरक्षण इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, पर्यावासों का संरक्षण जो है इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी जो है या ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो फैलती चली जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं, वो जंगली क्षेत्र को अपने कब्जे में लेती जा रही हैं। इसी कारण से कई बार एलिफेंट और मैन जो है इनका स्ट्रगल देखा जाता है, झगड़ा वगैरह, कभी हाथी घुस गया, हाथी ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो ये क्या है? यह एक सांविधिक अनुशासनिक इकाई है। अनुशासनिक संविधिक मतलब ये जो स्टैब्लिश की गई है, कानून बनाकर के स्टैब्लिश की गई है। यह वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत देश में संगठित वन्य जीव अपराधों से निपटना है। कार्य वन्य जीवन के खिलाफ संगठित अपराध को रोकना, वन्य जीवों के खिलाफ संगठित अपराध से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उससे संबंधित एजेंसियों को कार्यवाही के लिए प्रेषित करना, एक केंद्रीय वन जीव अपराध डाटा बैंक स्थापित करना, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वित कार्यवाही करना, वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए संबंधित विदेशी प्राधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को समन्वित और सामूहिक कार्यवाही की सुविधा हेतु सहायता करना, वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना, वन्यजीव अपराध से संबंधित अभियोजन मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करना, भारत सरकार को वन्यजीव अपराध से संबंधित मुद्दों जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तथा प्रासंगिक मामले में सलाह देना, कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, साइट्स और आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति एवं जीवन की खेप के निरीक्षण में सहायता व सलाह प्रदान करना, ये बता रखा है। मतलब कोई भी ऐसा कुछ भी वन्य जीव हो या पादप हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी अपराध है उनको क्या करना है, उसमें लोग उसमें अवेयर करना उसको। आपको एक घटना याद है जिसमें वीरप्पम की घटना है, आईपीएस वीरप्पम थे शायद वो, और एक डाकू था, या डाकू का नाम शायद वीरप्पम, मुझे ये पता नहीं है, ठीक है। वो क्या करते थे, वो साउथ में स्पेशली इन कर्नाटका में वो चंदन की तस्करी करता था, और यूनो की चंदन की तस्करी, और ये जाके गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है कि गवर्नमेंट ने कर रखा कि चंदन इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं चंदन की, ठीक है। वो मैं एक बार इसको देखता हूँ नेट पे कि व्हाट वाज द इंसिडेंट वीरप्पम, नाम याद आ रहा है मुझे, क्लिक कर गया अभी। वीरप्पन इंडियन क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है, इंडियन क्रिमिनल, ठीक है।
इसको आईपीएस था, आईपीएस ने इसको गोली मारी थी। ये क्या करता था देखते हैं हम, ठीक है। Veerappan was an Indian poacher, smuggler, domestic terrorist, and bandit who was active for 36 years and kidnapped major politicians and ransom के लिए major politicians को. He was charged with sandalwood smuggling and poaching of elephants in scrub lands and forest in the states of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. ये है वीरप्पन, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसको फिर आईपीएस ने गोली मारी थी। वो 20 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे इसको, खर्च किए थे इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, 20 करोड़ रुपए उसे पकड़ने के लिए खर्च किए गए थे, इनाम रखा गया था इसके ऊपर। ये है डाकू वीरप्पन, सैंडलवुड की तस्करी करता था। इसकी मूछें आप देख सकते हो, ठीक है, मूछें तो अच्छी हैं। और एक मूवी भी आई हुई है, 1 मिलियन प्लस व्यूज उसके, वीरप्पन की, वीरप्पन क्रिमिनल, ठीक है। लेट अस गो बैक। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित चिड़ियाघरों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। चिड़ियाघरों का निरीक्षण करते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। चिड़ियाघर को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना। निर्धारित मानकों के संबंध में चिड़ियाघरों के कामकाज का मूल्यांकन करना। चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों के आवास, पशु चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना। पशु प्रबंधन में वंचित मानक प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले चिड़ियाघरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कोई चिड़ियाघर ऐसा हो जो मानक प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो मजबूर है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोई और है, तो फाइनेंशियली एड उसको प्रोवाइड करना। पशु प्रबंधन में वंचित मानक प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले चिड़ियाघरों को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रजनन के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना, जैसे कि अपने कैरू में है प्रजनन केंद्र, मोर प्रजनन केंद्र हो गए और गिद्ध प्रजनन केंद्र हो गए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको प्रजनन के लिए इन प्रजातियों की पहचान करना केंद्रीय चिड़ियाघर संरक्षण के अंतर्गत आता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की अधिनियम की जो अनुसूची है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध संकटग्रस्त श्रेणी के जानवरों का चिड़ियाघरों के मध्य आदान प्रदान को विनियमित करना है, ठीक है। मान लो एक एरिया में एक कोई जानवर है, ठीक है, वो संकटग्रस्त है, लेकिन जो दूसरा एरिया है चिड़ियाघर जो है, दूसरे चिड़ियाघर में वो बहुत संख्या में है, तो क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे, उसको भी कंट्रोल करते, विनियमित करते हैं। भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य जानवरों के आदान प्रदान की नीति के तहत अपेक्षित मंजूरी से पूर्व प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मतलब अनुमति लेनी पड़ती है प्राधिकरण के द्वारा कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा साइट्स परमिट दिया जाता है। साइट्स परमिट, ठीक है, साइट्स परमिट का मतलब CIT, ठीक है, वो जो साइट्स एजेंसी है उसका परमिट दिया जाता है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट क्या है? भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का गठन वन्यजीवों की स्थिति में गिरावट की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया। मतलब गिरावट हो रही थी वन्यजीवों की स्थिति में, तो उस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। गैर सरकारी संगठन NGO है, जिसका उद्देश्य समुदाय और सरकार के साथ मिलकर प्रकृति, विशेष रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां और संकटापन मतलब संकट में होने वाली पर्यावास का संरक्षण करना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है? यह पूछा गया है पीछे परीज में पूछा गया है, और ये शायद बहुत साल पहले पूछा गया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 15 सितंबर 1883 को की गई। यह भारत में संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान के लिए अनुसंधान में संलग्न सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। यह अनुसंधान प्रयासों को अनुदान के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रकाशन भी करता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण क्या? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 की हुई। यह वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? एकत्र किए गए सभी जीव घटकों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, भारत के जीव जंतुओं और राज्यों के जीव जंतुओं की रेड डाटा बुक तैयार करना, देश में दर्ज की गई प्रजातियों के डेटाबेस तैयार करना, राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय का रखरखाव और विकास करना, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन का विकास करना। क्षमता निर्माण क्या होता है? ये देखो क्या होता है क्षमता निर्माण। किसी व्यक्ति, समाज या संगठन के द्वारा भविष्य में किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने भीतर सुधार करना ही क्षमता निर्माण है, कैपेसिटी बिल्डिंग। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्या है? स्थापना 13 फरवरी 1890 को इसे सर जॉर्ज किंग के निर्देशों के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अधीन है। इसका केंद्रीय मुख्यालय कोलकाता में है। उद्देश्य क्या है इसकी? राष्ट्रीय
क्षेत्रीय और जिला स्तरीय वनस्पतियों के रूप में पादप संपदा की सूची तैयार करने हेतु देश के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना है। केंद्रीय या राष्ट्रीय पादपाल्य और विभिन्न अक्षेत्रीय पादपाल्यों का वनस्पति की किस्मों और प्रमाणिक नमूनों के भंडार के रूप में विकसित करना। वनस्पतियों के अध्ययन, परिचय और संरक्षण के लिए इंडियन बोटानिकल गार्डन, रीजनल एक्सपेरिमेंटल गार्डन एंड नेशनल आर्किडेरिया का विकास करना। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन वो भी बता दो था। वो क्या हमने बताया था ना, DSO नर्सरी। नर्सरी। ठीक है। पादपों के प्रयोग, अध्ययन और हमारे जीवन में उनकी भूमिका को लोकप्रिय बनाने हेतु सेंट्रल बोटानिकल लेबोरेटरी और इंडियन म्यूजियम के बोटानिकल विभाग को विकसित करना। संकटापन्न पादपों का आकलन और उनकी देखभाल करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय समुदाय में व्याप्त पादपों के कम ज्ञात अथवा नवीन उपयोगों पर अध्ययन करना। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है? और ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्ते हैं उनसे रिलेटेड बहुत से वर्डिक्ट दिए हुए हैं और उसमें पशु कल्याण बोर्ड की भी एक अहम भूमिका रही है कि वह क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। रिसेंटली बॉलीवुड में भी इसके बारे में ऐसा कुछ एक दो मतलब है, मुद्दा है, ये करंट में है। इसकी स्थापना पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सेक्शन 4 के तहत 1962 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में। यह पशु कल्याण से संबंधित कानून के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ साथ पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। प्रमुख कार्य क्या है? पशु कल्याण कार्यक्रम की निगरानी एवं आवास की देखभाल करना, आवारा कुत्तों के जन्म पर नियंत्रण तथा उन्हें रोग प्रतिरोधक टीका लगाना, प्राकृतिक आपदाओं तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से पशुओं को राहत पहुंचाना, पशुओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है? इसकी स्थापना वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत की गई। उद्देश्य क्या थे इसके? बाघ संरक्षण में राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना, संरक्षण आवास सुधार कर मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे मैंने बताया था, एलिफेंट एंड मैन। ठीक है। पर्यावरण सुधार, अवैध शिकार के विरुद्ध कार्यवाही, पुनर्वास एवं निगरानी। ठीक है। नीतिगत प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसको देखते हैं हम। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग को वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लेकर के आना। यह है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के। वो वनों का पुनरुद्धार करना, संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय एवं पारंपरिक समुदायों तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना। जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2002। अधिनियम पारित करने के पीछे उद्देश्य क्या थे? औषधीय गुणों एवं मूल्यों वाले जीवीय समुदाय से संबंधित सूचना एवं ज्ञान की सुरक्षा करना कि इसका औषधीय गुण क्या है, जड़ी बूटियों से रिलेटेड। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जैव विविधता के पोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना, देश की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन करना, जैव विविधता की चोरी पर नियंत्रण करना, बायोपायरेसी, जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन सर्जित करना। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? भारतीय जैव विविधता से संबंधित शोध परिणामों का उपयोग किसी भारतीय व्यक्ति संगठन द्वारा व्यापारिक उपयोग या आर्थिक लाभ के लिए किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। समझ में आ गया? उद्योग व्यापार में जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड को सूचना देना आवश्यक है। यदि जैविक संसाधनों का पोषणीय उपयोग नहीं होता है तो राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड अनुमति देने से इंकार कर सकता है। देश के अंदर औषधीय उद्देश्य के लिए जैव संसाधनों के उपयोग हेतु नागरिकों, स्थानीय लोगों, वैद्य तथा हकीमों को नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की अनुमति लेने से मुक्त रखा गया है। मतलब कोई भी ऐसा पौधा है जिसको हमें औषधि के रूप में यूज करना है, तो कोई भी नागरिक हो, उसको अगर ज्ञान है उस पौधे का, स्थानीय लोगों को ज्ञान है, किसी वैद्य को ज्ञान है या हकीमों को ज्ञान है, तो उसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उसका यूज कर सकते हैं वो। ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई देशी या विदेशी संगठन भारतीय जैव संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता। कोई देशी विदेशी संगठन हो, ठीक है, अनुमति के बिना प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना देशीय जैव विविधता के स्वदेशी ज्ञान का विदेशी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब देशी ज्ञान है ये, ठीक है, इसको विदेशी यूज नहीं कर सकते। लुप्त हो रही प्रजातियां, भविष्य में लुप्त होने की स्थिति में आने वाली प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों से संबंधित ज्ञान का अभिलेखन करना,
जिसका उद्देश्य इस प्रकार के ज्ञान को सुरक्षा, सम्मान और भविष्य में उपयोग करना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह अधिनियम सरकार को पारिस्थितिक, प्राणी जात, वनस्पति जात एवं भू आकृतिक या जीव विज्ञान संबंधी महत्व के क्षेत्र को निम्नलिखित 4 श्रेणियों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से? नेशनल पार्क संरक्षित क्षेत्र है, वन्यजीव अभ्यारण्य, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र या सामुदायिक रिजर्व, संरक्षित रिजर्व, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रमुख प्रावधान क्या है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के? शिकार पर प्रतिबंध होगा। यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। 1, 2, 3, 4 कोई भी अनुसूची हो। अपवाद क्या है? इन सूचियों के तहत सूचीबद्ध किसी जानवर को राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमति लेने के बाद ही मारा जा सकता है, यदि, क्यों मारा जा सकता है? यदि वह मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बन चुका है। मानव जीवन या संपत्ति के लिए कैसे? किसी भी भूमि पर मौजूद फसल सहित फसलों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, मानव जीवन है, मानव को आकर के मार दिया, 1-2 की हत्या कर दिया, कुछ और कर दिया, काबू में नहीं आ रहा है, तो अनुमति लेकर के उसको मारा जा सकता है। ठीक है। वह विकलांग है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे निजात पाना संभव नहीं है, तो उसको परेशानी से दूर करने के लिए उसको अनुमति के लेकर के मारा जा सकता है। निर्दिष्ट पौधों को काटने उखाड़ने पर प्रतिबंध होगा। यह अधिनियम किसी भी भूमि या संरक्षित क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पौधे को उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि चंदन, वीरप्पन वाला केस। अपवाद क्या है? हालांकि मुख्य वन्यजीव वार्डन जो है शिक्षा के उद्देश्य से, वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से, जड़ी बूटी आदि के उद्देश्य से किसी विशिष्ट पौधे को उखाड़ने या एकत्रित करने की अनुमति दे सकता है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई संस्थान या व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अधिनियम के तहत अनुसूचियां कौन कौन सी, इनको देखते हैं हम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विभिन्न पौधे और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को निम्नलिखित 6 अनुसूचियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। अनुसूची 1, इसमें उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। अनुसूची 1 में इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वालों को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। वीरप्पन को दंड दिया गया, गोली लगी। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो तथा अथवा ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसका ठीक होना संभव नहीं है। अनुसूची 2, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उनके व्यापार पर प्रतिबंध शामिल है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध, सिवाय ऐसी स्थिति के जब मानव जीवन के लिए खतरा हो अथवा ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिससे ठीक होना संभव नहीं। अनुसूची 3 और 4 के आगे जानवरों की वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त नहीं है उन्हें अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रतिबंध शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं। प्रतिबंधित शिकार है, इनका भी शिकार प्रतिबंधित है, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है, दंड कम है। डिफरेंस यही है। अनुसूची 5, इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल हैं, जानवर, पादप नहीं, जानवर, जिन्हें कृमि कहा गया है। छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं, पौधों तथा भोजन को नष्ट करते हैं, माना जाता है इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। ठीक है, इनका शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6, यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करती है। पौधे, ये याद रखना है, ठीक है, और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करती है। यह अनुसूची निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है। अभी एक यूनिवर्सिटी थी, और शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, उसमें जो ओपीएम है वो उग गया। बड़े बड़े प्रोफेसर, स्टूडेंट्स वगैरह वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसमें ओपीएम आया कहाँ से। ओपीएम मतलब अफीम की खेती वैसे प्रतिबंधित है कि इसकी खेती नहीं की जा सकती, नशा फैलाती वगैरह। ठीक है, तो इसका भी बहुत न्यूज़ में आया था कि ओपीएम की खेती वगैरह। ठीक है, तो इसको देखना कि अनुसूची 5 और 6 क्या है, ये कवर करके जाना बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। अभी जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक अनुसूची हमने कवर कर ली है, तो यहाँ से आगे शुरू करूँ या फिर नेक्स्ट क्लास में कहीं? 9:40 आज 9:30 अच्छा।
तो देखो, इसको अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन्य अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। प्रमुख प्रावधान क्या है? इस अधिनियम द्वारा वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के वन में अधिकारों एवं व्यवसाय को मान्यता दी गई है। जो ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, वो इन समुदाय के उत्तरदायित्व को भी निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो काम करते रहे, उनका कोई उत्तरदायित्व को भी बताया गया है। ये वन भूमि के धारणीय उपयोग को बढ़ावा देना तथा जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रबंधन की जिम्मेदारी इन समुदायों को दी गई है। ठीक है, वन समुदाय धारणीय उपयोग का मतलब यह है कि भाई कोई ट्राइब अगर किसी जंगल में रहता तो इसका मतलब नहीं उस जंगल को खत्म कर दे। वो धारणीय उपयोग होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और उनका संरक्षण होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण ये नहीं मतलब कि हिरण है तो हिरण को मार करके खा गए, हिरण लुप्त हो गए, ऐसा नहीं है। धारणीय उपयोग हो और पारिस्थितिकी संतुलन होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के लिए आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जैविक संसाधनों का संरक्षण करना भी है। वन संरक्षण नियम 2022 में बनाए गए कौन से हैं? चर्चा में रहने का कारण क्या है? जनजातीय हितों से टकराव के कारण यह चर्चा में रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 और वन संरक्षण नियम 2003 में प्रदान किए गए नियमों के तहत है। प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? केंद्र स्तर पर सलाहकार समिति का प्रावधान है। राज्य और संघ शासित प्रदेश स्तर पर परियोजना स्क्रीनिंग समिति का प्रावधान है। परियोजना स्क्रीनिंग का मतलब, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, परियोजना कोई चलाई जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा और वो परियोजना वहां के वन्य जीव के लिए, पादपों के लिए हानिकारक साबित हो रही हो, उनका संरक्षण नहीं कर रही हो, नुकसान पहुंचा रही हो, तो वो क्या क्या नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, वो परियोजना स्क्रीनिंग समिति जांच करेगी। किस राज्य में है वो? जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में है, पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, गलेथिया बे के पास, ठीक है, पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो सरकार ने क्या कर रखा कि कंपेंसेटरी आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ स्क्रीनिंग इज डन बाय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी, ठीक है। अक्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियां, प्रतिपूरक वनीकरण का प्रावधान जो मैंने अभी बताया, वन भूमि के गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं कि वन भूमि है और गैर वानिकी कार्य है, खनन किया जा रहा है मान लो वन भूमि का, ठीक है, तो वो जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया भी जा सकता है, अस्वीकार भी हो सकता है। किसी भी योजना के लिए स्थानीय आदिवासी समाज से मंजूरी लेने की जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी, न कि स्थानीय ग्राम सभा पर, ठीक है। मंजूरी लेनी पड़ेगी राज्य सरकार को, किन किन मापदंडों पर लेनी होगी, किन मानदंडों पर लेनी होगी, या राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कोई भी देश में कहीं भी मनचाही वन भूमि पर कोई प्रोजेक्ट लगाने या खनन करने के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। कम गंभीर उल्लंघन के लिए कारावास को दंड के रूप में हटाने का प्रस्ताव शामिल है। कम गंभीर उल्लंघन हो, कारावास को हटाने का प्रस्ताव है। कारावास को मौद्रिक दंड में बदलने के प्रावधान किए गए हैं। कारावास को मौद्रिक दंड में, या तो 2 साल की जेल काट लो या 2 लाख रुपए जुर्माना दे दो, ठीक है। एक पर्यावरण संरक्षण कोष के निर्माण का भी प्रस्ताव है और जुर्माने के रूप में एकत्रित की गई राशि को इस खाते में जमा किया जाएगा। सलाहकार समिति, इसकी भूमिका केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित वनों के संरक्षण से जुड़े किसी भी मामले पर संबंधित धाराओं के तहत अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में सलाह देने की सिफारिश करने तक सीमित है। नाम से ही पता चल रहा, सलाहकार समिति सलाह ही देगी। इसमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होंगे। परियोजना स्क्रीनिंग समिति क्या है? वन भूमि अंतरण का मतलब वन भूमि है और गैर वानिकी के लिए ट्रांसफर कर दिया, अंतरण कर दिया, इसका से जुड़े प्रस्तावों की प्रारंभिक समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें भी अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होंगे। यह प्रत्येक महीने में कम से कम 2 बार बैठक करेगी। राज्य सरकार को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी। 5 से 40 हजार हेक्टेयर की सभी गैर खनन परियोजनाओं को
60 दिन के अंदर तथा खनन परियोजनाओं की 75 दिन के अंदर समीक्षा होनी चाहिए। एक तो गैर खनन परियोजना है, खनन नहीं किया जा रहा भूमि का, लेकिन कुछ और किया जा रहा है जो गैर वानिकी है, और वो 5 से 40 के हेक्टेयर में आ रही है, तो उसके 60 दिन में समीक्षा करके जवाब देना होगा। अगर वो खनन परियोजना है तो 75 दिन के अंतर्गत समीक्षा करनी होगी। बड़ी परियोजना के लिए समिति को कुछ और समय मिलता है, जिसमें 100 हेक्टेयर से अधिक की गैर खनन परियोजनाओं के लिए 120 दिन और खनन परियोजनाओं के लिए 150 दिन शामिल हैं। अब क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियां कौन सी होती हैं? सभी रैखिक परियोजनाओं से, रैखिक परियोजना एक परियोजना जो एक रेखा में चल रही है, जैसे कि सड़क होगी, राजमार्ग हो गया आदि, ये 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि से जुड़ी परियोजनाओं और जिन्हें सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए उनकी सीमा के बावजूद 0.7 तक की कैनोपी घनत्व वाली भूमि के उपयोग का अनुमान लगाया गया है, उनकी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में जांच की जाएगी। एनी क्वेश्चन? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, ये नया चैप्टर स्टार्ट है। इस नए चैप्टर को हम कल शुरू करेंगे।